हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो है अपने केमिकल इक्वेशन। तो देखो, पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब कभी कभी जब अपन एक केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन ऐसे थ्योरी में लिखते हैं तो बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, तो उसे शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं बाद में बताता हूं, पहले अपन इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि ये एक केमिकल रिएक्शन है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन। ये अपन ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो ये रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन को कितनी लाइन लिखनी पड़ी, 2 लाइन लिखनी पड़ी। अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो, इसमें जो पहले रिएक्टेंट देखेंगे क्या है, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो लगाया और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसमें मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा, इसलिए इस इक्वेशन को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। मैं इससे भी और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का सिंबल यूज करूंगा Mg, और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का जो भी सिंबल होगा वो यूज करेंगे O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, MgO, ठीक है। एक ये मैग्नीशियम के आगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये बैलेंस का है, अभी अपन समझेंगे बैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जिसमें मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स और फॉर्मूला यूज किए। और इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि ये मैथ्स में इक्वेशन की तरह ही इसकी भी 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मैथ्स में इक्वेशन अपने इक्वल साइन से क्या होती है, सेपरेट होती है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं, और वो एरो से सेपरेटेड होती है। तो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो शॉर्ट हैंड मेथड, केमिकल इक्वेशन एक क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है, मतलब शॉर्ट में लिखने का तरीका है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। और किसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और क्या करेंगे, किस फॉर्म में अपन शॉर्ट में लिखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करेंगे अलोंग विथ रिएक्शन कंडीशन। अगर कोई रिएक्शन एक सर्टेन कंडीशन पे होती है, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, गर्म करने पर, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो सब भी अपन केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो अभी अपन देखेंगे। और साथ में जो एनर्जी में जो चेंज होता है उसको भी अपन शो करेंगे। तो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में उसकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब बात उठती है कि एक केमिकल इक्वेशन को नोट डाउन कैसे करना, मतलब लिखना कैसे। तो देखो, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अच्छे से समझना। सबसे पहले सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, इस साइड में, और रिएक्टेंट के तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और प्रोडक्ट जो होंगे उनके सिंबल्स और फॉर्मूला राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। अब उन दोनों को सेपरेट भी करना पड़ेगा, तो उसे सेपरेट करते हैं जनरली इस साइन से। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये वाला साइन यूज करेंगे, अगर नहीं तो ये वाला साइन। नेक्स्ट, अगर रिएक्टेंट जो है एक से ज्यादा है और प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है, मतलब दोनों में से कोई भी अगर एक से ज्यादा है, तो फिर वो एक से ज्यादा रिएक्टेंट को अपन कैसे शो करेंगे, तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जैसा कि यहां पर है, देखो यहां पर 2 तरह के रिएक्टेंट थे, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, टाइप की बात कर रहा हूं। तो यहां 2 टाइप के रिएक्टेंट थे, एक था मैग्नीशियम और एक क्या था, ऑक्सीजन। क्योंकि 2 टाइप के रिएक्टेंट थे तो मैंने उन दोनों को सेपरेट किया प्लस से। अगर मैं ये प्लस नहीं लगाता हूं तो मैं ऐसा सोचने लगूंगा कि MgO2 पूरा एक साथ ही होगा, जैसा कि इस तरफ है। देखो, ये यहां पर प्लस नहीं है, इसका मतलब ये पूरा एक है, और यहां पर प्लस का साइन है, इसका मतलब ये 2 है। जैसे अगर मैं लिखता हूं ABC तो ये एक ही रिएक्टेंट बना जाएगा। अगर मैं लिखता हूं AB प्लस C तो अब कितने रिएक्टेंट हो गए, 2। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं A प्लस B प्लस C तो ये कितने रिएक्टेंट हो गए, 3। तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे। ऐसे कैसे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में भी क्या लगाएंगे, अपन प्लस का साइन यूज करेंगे।
नेक्स्ट है रिएक्शन शुड बी बैलेंस। रिएक्शन जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, यही आज के टॉपिक में अपन डिटेल से करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूं, बैलेंस रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में हर एटम के नंबर इक्वल होते हैं। अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब अपन इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी लिखें। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई चीज सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में S लिखें, अगर गैस है तो G लिखें, लिक्विड है तो L लिखें। अगर किसी चीज को सॉलिड थी और उसे मैंने वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहा हूं तो AQ लिखें, एक्वस। जैसे अगर मैं NaCl लेता हूं जो कि सॉलिड है और रिएक्शन करवाने के लिए उसे वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहा हूं तो उसे मैं NaCl के ब्रैकेट में AQ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? AQ, एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन जिन कंडीशन में हो रही है कि भाई ये रिएक्शन तो ये सारी चीजें लेने पर ही होगी, उन रिएक्शन कंडीशन को कहां लिखेंगे? अपन ने तो कह दिया इस तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे, इस तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे, तो रिएक्शन कंडीशन कहां लिखेंगे? तो उसे एरो के ऊपर लिखेंगे। अब रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या आता है? एक आता है कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो फिर उसे एरो साइन के ऊपर लिखेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, अगर कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, सर्टेन प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है तो उसे भी अपन एरो साइन के क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट है यूज प्लस माइनस साइन टू डिनोट अमाउंट ऑफ हीट गेन और रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। अपन ने, जब आपको याद हो तो अपन ने एक रिएक्शन की थी, जिस रिएक्शन में अपन ने क्या किया था कि जब रिएक्शन करवाई थी और अपन ने फ्लास्क को टच किया था। कौन सी रिएक्शन थी? जिसमें अपने जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर एसिड को गिराया था। तो फ्लास्क को टच किया था तो फ्लास्क गर्म था। तो अपन इक्वेशन में कैसे डिनोट करेंगे कि भाई हीट निकल रही है? तो देखो सपोज करो जैसे ये यहां पर आर मतलब रिएक्टेंट, एरो लगाया, प्रोडक्ट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्लस हीट करके लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो माइनस करके हीट लिखेंगे। हीट भी डिनोट कर सकते हैं और हीट की अमाउंट को भी डिनोट किया जा सकता है। इस तरीके से अपन एक इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे कि ये एक रिएक्शन थी, ये जो इक्वेशन जो नीचे लिखी हुई है उसकी रिएक्शन मैं बोलता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है Fe आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अपने क्या थे? रिएक्टेंट थे, तो उन दोनों को लिखा। क्योंकि दो थे तो उन दोनों के बीच में प्लस लगाया। क्योंकि दोनों गैस है तो ब्रैकेट में दोनों के G लिखा। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 1 और इसके आगे 3 लिखा। ये जो आगे लिखते हैं इनको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या नॉर्मल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन का कितना है? 1 और हाइड्रोजन का कितना है? 3। और क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है तो NH3 लिख दिया। वो भी एक गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिख दिया और उसका आगे बैलेंस करने के लिए कितना लिखा है? 2। अब ये रिएक्शन Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो एरो के ऊपर Fe लिखा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है तो वो भी एरो के ऊपर नीचे अपन ने नोट कर दिया। इस तरीके से इस बड़ी सी इक्वेशन को, रिएक्शन को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में नोट किया। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होती है? एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है जिससे अपने समरी फॉर्म में एक रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और डिनोट करने के लिए अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या लेते हैं? सिंबल्स और फॉर्मूला को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस रिएक्शन कैसे करते हैं, वो सब अपन टॉपिक करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपन एक रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बोले तो उसकी इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के एटम के नंबर इक्वल नहीं होते। ऐसी इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। तो अ रिएक्शन in which number of atom of each element are not equal on the both reactant and product side, उसे अपन क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। या रिएक्शन की जगह आप क्या कर लेना? इक्वेशन कर लेना। ठीक है। और यहां पर भी रिएक्शन की जगह क्या लिख लेना? आप इक्वेशन लिखना। अ इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। कैसे? जैसे कि ये रिएक्शन, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन देता है? ऑक्सीजन के साथ। जब उसे बर्न करते हैं क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं अच्छे से देखूं तो इस तरफ कितना मैग्नीशियम है? एक एटम है। इस तरफ भी मैग्नीशियम का कितना एटम है? एक। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ।
इस तरफ ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है, और इस तरफ कितना है? 1 एटम है। तो यहां पर 1 और यहां पे 2। क्या हर एलिमेंट के एटम दोनों तरफ सेम है? आंसर है नहीं। मैग्नीशियम के तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन के नहीं। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। तो फिर बैलेंस कौन सी होगी? जिसमें हर एलिमेंट के एटम दोनों साइड में क्या हो? इक्वल हो। तो जैसे अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो अब इस तरफ भी 2 mg और इस तरफ भी क्या हो जाएगा? 2 mg हो जाएगा। इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2, और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। तो ये बैलेंस हो गई। अब आपको नंबर कैसे काउंट करने उसे अच्छे से सुने। देखो, आपको एक तो देखना है उस एटम के नीचे, जैसे मैग्नीशियम के नीचे यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, आगे कितना लिखा हुआ? 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 2। जैसे अगर मैं कहूं, ऐसे लिखूं मैं 4Al2O3, अब मैं पूछूं इसमें एल्यूमिनियम कितने, तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2, आगे कितना लिखा हुआ? 4, तो 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे एल्यूमिनियम? 8। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है? 3, और इस पूरे के आगे कितना लिखा हुआ? 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें 12 ऑक्सीजन है, 8 एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं। अनबैलेंस वो होती है जिसमें सेम नहीं होते। अब क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस करना ही क्यों है? क्यों करे अपन बैलेंस? पता तो चल रहा है इसमें कि भाई मैग्नीशियम था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो अपनी रिएक्शन तो हो गई, उसे इक्वेशन को फॉर्म में अपन ने नोट कर दिया, तो अपन उसे बैलेंस क्यों करें? तो देखो, नेचर में कुछ सर्टेन लॉ होते हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का, मास कंजर्वेशन का। मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अपन ने 9th में किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस होने से पहले टोटल मास जितना होता है, बाद में भी उतना का उतना ही मास होता है। तो एक रिएक्शन होते समय स्टार्टिंग में जितना मास था, बाद में भी उतना का उतना ही मास होगा। इसे अपन क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और वो यहां पर भी अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से थे? जो रिएक्शन के बाद में बने। रिएक्टेंट कौन से थे? जो रिएक्शन से पहले थे। तो रिएक्टेंट जितने स्टार्टिंग में लिए थे उसका जो भी मास था, सपोज करो सारे रिएक्टेंट का जो मास था वो मिलाकर था 15 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी कितने बनने चाहिए? सब प्रोडक्ट को मिला दे तो उनका भी जो मास आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 15 ग्राम आना चाहिए। ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ एटम के नंबर इक्वल होंगे। जब एटम के नंबर इक्वल होंगे तो ही मास दोनों तरफ सेम आएगा। अगर एटम के नंबर इक्वल नहीं होंगे तो मास भी सेम नहीं आएगा। तो अपन इसको भी देखते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं। तो एक बार अपन ने ये वाली अनबैलेंस इक्वेशन लिखी, Mg + O2 MgO, ये अनबैलेंस थी। अब दोनों तरफ मैं मास निकालता हूं। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। अब ये कहां से आया? तो आपकी 9th की बुक में एक एटॉमिक मास नंबर की टेबल थी। एटॉमिक नंबर की भी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में अवेलेबल करवाई थी। वैसे ही मास नंबर की भी एक टेबल थी, उससे मैं यहां यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं 2-3 आपके लिए मास लिख देता हूं, आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, लिथियम का कितना होता है? 7। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। कार्बन का कितना होता है? 12। सोडियम का कितना होता है? 23। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक है, अपने पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो इसमें से ही अपन समझ लेंगे। तो देखो, मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। यहां एक मैग्नीशियम था तो 1 × 24। ऑक्सीजन कितने थे? 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 × 16 32। इन दोनों को ऐड किया तो कितना है? 56। और एटॉमिक मास नंबर की यूनिट क्या होती है? यू, तो पीछे यू नोट कर दिया। ठीक है, एटॉमिक मास की, मास नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, उस केस में तो सिर्फ 56 ही लिखना है। अगर अपन एटॉमिक मास लिखना चाहें तो अपन को यू लिखना होता है। मॉलिक्यूलर मास लिखना हो तो पीछे यू या AMU दोनों यूज कर सकते हैं, तो अपन ने यू लिख दिया। उस तरफ भी अपन टोटल मास निकालते हैं। इस तरफ एक Mg है, Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड किया तो 40 आया। इस तरफ 56 आ रहा है, इस तरफ 40, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, तो ये तो सही तरीका नहीं है। अब मैं एक बार बैलेंस ली, 2Mg + O2 2MgO, ये बैलेंस थी। इसमें बैलेंस करके देखा तो इस तरफ भी 80 आ रहा है, इस तरफ भी 80 आ रहा है, तो दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ सेम आ रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल रहे इसलिए अपन को दोनों तरफ एटम के नंबर क्या करने पड़ेंगे? हर एलिमेंट के सेम करने पड़ेंगे।
और ये सेम करने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बैलेंसिंग करना। और सेम करने के बाद जो इक्वेशन अपन लिखते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के एटम के नंबर सेम होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन ऐसे देखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? तो देखो यहां पर जो तरीका आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आपको पहले चेक करना है कि कौन कौन से एटम के कितने कितने नंबर है, और फिर बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट की जगह पर कुछ सर्टेन नंबर पुट करके बैलेंस करने की कोशिश करना है। अगर बैलेंस हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर नंबर चेंज करके देखना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो अभी अपन देखेंगे। जैसे कि ये एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये दे रखी है इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है। अपन को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कभी कभी क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी होती है, पहले उस रिएक्शन से अपन को वर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वर्ड इक्वेशन से अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी अपन को वर्ड इक्वेशन दे रखी होगी तो वर्ड इक्वेशन से पहले ये अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो वो डायरेक्ट अपन को अनबैलेंस इक्वेशन दे सकता है, तो उस केस में अपन डायरेक्ट उसको बैलेंस करेंगे। तो अभी अपन अनबैलेंस से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करनी है, एक टेबल बना लेनी है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आप किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। वैसे भी एग्जाम में आपकी एक इक्वेशन आएगी अनबैलेंस होगी, उसे आपको बैलेंस लिखना होगा। आप मेथड कौन सा यूज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जो बुक में है उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां पर अपने इस वाली रिएक्शन में जो जो एलिमेंट है उनके नाम लिखने। तो देखो एक तो आयरन एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का। तो ये तीन तरह के एलिमेंट है। अपन को इस साइड में भी देखना है इन तीनों के नंबर क्या है, और इस साइड में भी देखना है कि इनके नंबर क्या है। तो देखो हाइड्रोजन के नीचे Fe के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो आयरन के नंबर रिएक्टेंट साइड में कितने 1। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, आयरन के नीचे कितना लिखा हुआ है 3 और आगे कितना लिखा हुआ है कुछ नहीं तो 1। 3 इंटू 1 कितना होगा 3। तो राइट हैंड साइड में इसके नंबर कितने 3। इसी तरीके से हाइड्रोजन के देखेंगे, इस तरफ कितने 2 और इस तरफ भी देखेंगे तो कितने 2। ऑक्सीजन देखेंगे इस तरफ कितनी है 1 और इस तरफ देखेंगे ऑक्सीजन तो कितनी है 4। देखो हाइड्रोजन के नंबर तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन के जो नंबर है वो दोनों तरफ सेम नहीं है। इसका मतलब ये कैसी है, अनबैलेंस इक्वेशन है। अब अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए अपन कोई भी एक एलिमेंट यूज करेंगे। जैसे अपन अगर आयरन यूज करते हैं तो इस तरफ कितना है 1, इस तरफ कितना है 3। इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर बराबर हो जाए। देखो इस तरफ 3 है, मुझे 1 को 3 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। अब ये 3 कहां लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई में अपन ने सोचा है रिएक्टेंट वाली साइड में, जहां पर भी Fe लिखा हुआ है उसके आगे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। एक चीज याद रखें, कभी भी ये जो नंबर अपन यूज करेंगे बैलेंस के लिए उसे नीचे नहीं लिखना, इससे कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। और बीच में भी नहीं लिखना है। अगर जैसे मेरे को ऑक्सीजन के आगे 2 लिखना है तो मैं यहां 2 नहीं लिख सकता, इस पूरे H2O के आगे 2 लिखना पड़ेगा। हालांकि उससे हाइड्रोजन के नंबर भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से शांति से सुने, साथ बने, मैं अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बैलेंस कैसे करना। तो ये पहले सारे नंबर अपन ने नोट कर दिए। अब देखो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन बैलेंस करते हैं किसको, आयरन को। तो देखो इस तरफ है 1, इस तरफ है 3। तो अगर इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूं, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आयरन के नंबर 3 हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड बोले तो रिएक्टेंट साइड में Fe ढूंढेंगे और उसका जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पूरे के आगे अपन कितना नोट कर देंगे, 3 नोट कर देंगे। और ये करने के बाद वापस नंबर चेक करेंगे। तो देखो इनके नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Fe के आगे 3 लिखा तो Fe अब 1 नहीं रहा, अब कितना हो गया 3 हो गया। और उस साइड में तो कोई चेंजेस किए नहीं, तो इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2। लेकिन ऑक्सीजन के नंबर बराबर नहीं, तो अपन को क्या करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के नंबर बराबर करने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन के नंबर बराबर करने का क्या तरीका, देखो इस तरफ है 1, इस तरफ है 4। तो इस तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब ढूंढो इस तरफ बोले तो लेफ्ट हैंड साइड बोले तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहां पर है, ये रही ऑक्सीजन।
तो इसके आगे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 4। तो सेकंड चीज लिखेंगे, पहले ये ऊपर वाली ऐसे कैसे लिख दी, जैसे ही ऊपर थी हूबहू वैसे ही लिख दी। फिर लिखा कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं, इस तरफ मल्टीप्लाई करना था, तो यहां पर आगे मैंने क्या लिखा 4 लिख दी। अब मैं 4 लिखता हूं तो देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के आगे लिखना था, बीच में लिख नहीं सकता, यहां लिखा। अब ये नंबर तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन के नंबर 2 से चेंज होकर कितने हो गए 8 हो गए। ऑक्सीजन के नंबर 1 से चेंज होकर कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। पहले हाइड्रोजन बैलेंस थी, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखो इस तरफ 8 है, इस तरफ 2, इस बार मल्टीप्लाई कहां कराएंगे, उस साइड में कराएंगे। कितने से कराएंगे 4 से, 4 2 जा कितने होते हैं 8। तो उस साइड में करवाना है, किसको कराना है हाइड्रोजन को, तो उस साइड में हाइड्रोजन ढूंढेंगे। देखो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के आगे अपन कितना नोट कर देंगे 4। पहले तो ऊपर वाली रिएक्शन ये जो थी वो की वो इक्वेशन वापस नोट करेंगे और उसमें एक 4 और ऐड कर देंगे। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 नहीं रहकर कितना हो गया 8। 3 एटम Fe के इधर, 3 एटम Fe के इधर, 8 एटम हाइड्रोजन के इधर, 8 एटम हाइड्रोजन के इधर, 4 एटम ऑक्सीजन के इधर, 4 एटम ऑक्सीजन के इधर। ये वाली जो चीज मिली अपन को, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे आप पहले अच्छे से समझें, एक बार रिवाइज करें, इसे वापस रिवाइंड करके वापस अच्छे से देखें, फिर आगे एक दो और क्वेश्चन लिए मैंने, उससे भी समझने की कोशिश करें और उससे भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक में कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब नीचे कुछ रिएक्शन दे रखी है, वर्ड इक्वेशन दे रखी है आपको। पहले आप उनको वर्ड इक्वेशन को पहले अनबैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसे अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब ये जो वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इससे अपन को अनबैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हर चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने जो पार्ट फर्स्ट के एंड में जो आपको टेबल लर्न करने को बोला था कैटायन एनायन की, वो बहुत हेल्प करने वाली है। तो पहले तो अपन को किस किस का फॉर्मूला चाहिए, हाइड्रोजन का जो कि क्या होने वाला है H2, और किसका चाहिएगा क्लोरीन का जो कि क्या होने वाला है Cl2, और किसका चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन कौन सा होता है H+ का, और क्लोराइड में होता है Cl-। ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, क्या हो जाएगा HCl। तो तीनों का फॉर्मूला हो गया। तो पहले अपन फॉर्मूले रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन की जगह अपन क्या लिख देंगे H2 प्लस, क्लोरीन की जगह लिखेंगे Cl2 एरो, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह क्या लिखेंगे HCl। ठीक है, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जस्ट नीचे देखो नंबर कितना है 2, और आगे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1। 2 इंटू 1 तो कितना होगा, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, क्लोरीन इस तरफ 2 है। तो ये फिल कर लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन भी कितना है 2। ठीक है, इसके बाद में अपन किस पे देखते हैं, राइट हैंड साइड में देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना है 1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 1 और क्लोरीन कितना हो गया 1। ठीक है, अब साफ दिख रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है, तो अपन को बैलेंस करना होगा। तो देखो जहां तक हो कोशिश करो कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करें। तो यहाँ देखो क्लोरीन है 2 और यहाँ पर है क्लोरीन है 1, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में क्लोरीन के नंबर बढ़ाने। तो क्लोरीन जिस मॉलिक्यूल में, इसमें, इसके आगे अपन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब ये जो आगे 2 अपन पुट करेंगे वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन से भी होगा। तो अपन करके देखते हैं। देखो तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे कि अपन किसको बैलेंस कर रहे हैं, क्लोरीन को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस करके देखते हैं। देखो इस तरफ तो H2 की जगह H2 कोई चेंज नहीं, Cl2 की जगह Cl2 कोई चेंज नहीं, एरो की जगह एरो कोई चेंज नहीं, HCl की जगह HCl। लेकिन अपन को 2 पुट करना था तो अपन ने यहाँ आगे 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 2 पुट करने से हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 और क्लोरीन भी कितने हो गए 2। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। अब देखते हैं सब चीज़ें देखें तो इस तरफ भी 2 एलिमेंट है, इस तरफ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, इस तरफ भी क्लोरीन के 2 एटम है, इस तरफ भी क्लोरीन के 2 एटम है। तो ये एक बार में ही रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, H2 प्लस Cl2
गिव्स 2HCl, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें दे रखा है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, चार अपन को कंपाउंड दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन को इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने होंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं बेरियम क्लोराइड का। तो देखो बेरियम का क्या होगा Ba+2 और क्लोरीन का क्या होगा Cl-, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा BaCl2। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या BaCl2, ये किसकी जगह पर पुट कर दिया अपन ने, बेरियम क्लोराइड की जगह, प्लस की जगह प्लस। फिर अपन लेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का होगा Al+3 और सल्फेट का होगा SO4 इसके ऊपर -2, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al2 और SO4 के चारों तरफ ब्रैकेट लगा के फिर 3 पुट करेंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा Al2 SO4 और उसके चारों तरफ ब्रैकेट पुट करके 3, एरो की जगह एरो। ठीक ऐसे कैसे बेरियम सल्फेट का लिखेंगे तो BaSO4 आएगा, आप खुद ट्राई करना। एल्यूमिनियम क्लोराइड का करेंगे तो क्या आ जाएगा AlCl3, ठीक है, AlCl3। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। इसमें अपन क्या करेंगे, सब LHS और RHS दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर को काउंट करेंगे। पहले काउंट करते हैं बेरियम, बेरियम इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो बेरियम का नंबर कितना हो गया, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1। उसके बाद अपन काउंट करेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का इस तरफ है 2 और इस तरफ देखो कितने हैं 3, तो यहाँ पर क्लोरीन इस तरफ है 2 और इस तरफ है 3। उसके बाद अपन काउंट करेंगे एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम इस तरफ है 2 और इस तरफ कुछ नहीं 1। ये देखो 3 Cl के नीचे है, Al के नीचे नहीं, इसलिए Al के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और आगे कितना है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। तो अपन एल्यूमिनियम के नंबर लिखेंगे, इस तरफ कितना होगा 2 और इस तरफ कितना होगा 1। उसके बाद अपन किसका लिखेंगे, सल्फर का। तो देखो सल्फर इस तरफ, देखो सल्फर के कैसे निकालेंगे, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है तो 1, या पूरे के आगे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन सल्फर ब्रैकेट में पुट है और ब्रैकेट के चारों तरफ कितना है 3, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 को और 1 को, 3 × 1 3 और फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरफ तो कितना हो जाएगा 3 और इस तरफ कितना हो जाएगा 1, तो अपन पुट करते हैं, इस तरफ तो लिख देते हैं 3, इस तरफ 1। उसके बाद अपन ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 यहाँ 3 और पूरे के आगे कितना है कुछ नहीं है तो 1, 1 × 4 4, 4 × 3 12, तो इस तरफ कितना हो जाएगा 12 और इस तरफ कितने हैं 4, तो अपन पुट कर देते हैं इस तरफ 12 और इस तरफ कितना हो जाएगा 4। इसके बाद अपन बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बैलेंस करते हैं किसको, एल्यूमिनियम को। देखो बेरियम तो बैलेंस ही है, उसके बाद अपन बैलेंस करेंगे किसको, एल्यूमिनियम को। इस तरफ है 2 और इस तरफ है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा RHS साइड में, तो ये जो कंपाउंड है इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा 2। तो देखो कर देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं कि अपन ने क्लोरीन को एल्यूमिनियम को बैलेंस किया और एल्यूमिनियम के आगे जो है वो अपन क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो 2 लिखने के बाद एल्यूमिनियम के भी नंबर चेंज हो जाएंगे और क्लोरीन के भी नंबर चेंज हो जाएंगे। एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। कैसे हो गए 6, देखो यहाँ पर था 2 और यहाँ कितना था 3, 3 × 2 करे तो कितने हो गए 6। अब अगला बैलेंस करते हैं, अब अपन क्लोरीन बैलेंस करते हैं। देखो बेरियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस करते हैं। इस तरफ है 6, इस तरफ है 2, तो क्या करेंगे इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस तरफ जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो इस तरफ क्लोरीन का है यहाँ रहा, तो इसके आगे अपन को क्या पुट करना होगा 3। बीच में पुट नहीं कर सकते, सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ पुट नहीं कर सकते, पूरे मॉलिक्यूल के आगे ही नोट कर सकते हैं। तो अपन पुट करते हैं, देखो सेकेंड स्टेप में अपन क्लोरीन बैलेंस कर रहे हैं और राइट हैंड LHS साइड में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। जैसे यहाँ पर 3 पुट किए, यहाँ पर तो पहले से 2 था ही था। हाँ देखो यहाँ पर जब अपन ने 3 पुट किया तो बेरियम के भी नंबर चेंज होंगे और क्लोरीन के भी नंबर चेंज होंगे। बेरियम चेंज होकर कितना हो जाएगा 1 के कंपेयर में यहाँ 3 हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन तो हो गया अपना बैलेंस, लेकिन बेरियम गड़बड़ हो गया।
देखो पहले बेरियम 1 1 था, अब बेरियम गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो बेरियम को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे, इस तरफ जहाँ 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इस बार RHS साइड में अपन से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो RHS साइड में जहाँ बेरियम है उसके आगे अपन को क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, RHS साइड में पहले वाले तो नंबर ऐसे कैसे ही नोट कर लेते हैं। हाँ, RHS साइड में बेरियम ये यहाँ रहा, इसके आगे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जैसे ही 3 पुट करेंगे तो तीनों के नंबर चेंज होंगे, बेरियम का भी, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का। इधर 3 पुट करने से बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए, सल्फर कितने हो गए, वो भी 3 हो गए, और ऑक्सीजन जो है 4 इंटू 3 कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन सडनली ये करते ही अपनी सारी चीजें बैलेंस, इस तरफ देखो बेरियम 3, इस तरफ भी 3, एल्यूमिनियम 2 2, क्लोरीन 6 6, सल्फर 3 3, ऑक्सीजन 12 12। तो ये अपने 3 ही स्टेप में अपने बैलेंस हो गई। अपन ये लिख देते हैं कि ये भाई अपनी बैलेंस इक्वेशन है। कोई तकलीफ नहीं, आराम से शांति से स्टेप बाय स्टेप कीजिए, पक्का जरूर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन को इक्वेशन दे रखी है कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सबसे फॉर्मूले लिखेंगे, सोडियम जो होता है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, तो सोडियम का क्या लिखेंगे, Na। वाटर का क्या होता है, H2O, और हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो Na सोडियम और ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप उसी तरीके से करके चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पर तो अपने हो गया Na, और ये वाटर की जगह लिख दिया H2O, फिर एरो पुट किया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर अपन क्या नोट करेंगे, NaOH, और फिर हाइड्रोजन की जगह क्या पुट करेंगे, H2, ठीक है। अब अपन को सबके नंबर काउंट करने हैं। तो देखो इस तरफ Na कितना है, 1, और इस तरफ भी कितना है, 1, तो Na के नंबर कितने हो जाएंगे, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद अपन काउंट करेंगे हाइड्रोजन के, इस तरफ देखो 2 है, इस तरफ यहाँ पर है 2, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरफ तो आया 2 और इस तरफ कितना आया, 3। तो इस तरफ तो हो गया अपना 2 और इस तरफ कितना हो गया, 3। उसके बाद अपन ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, इस तरफ कितना है, 1, और इस तरफ भी कितना है, 1। तो इस तरफ भी कितना हो गया, 1, और इस तरफ भी कितना हो गया, 1। अब देखो अपन बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं, क्योंकि सोडियम तो दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है, तो अपन किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए अब ध्यान से सुनना, पहले तो अपन देखो अनबैलेंस इक्वेशन नोट करते हैं यहाँ पर कि Na + H2O, एरो लगाएंगे, और NaOH + H2, ये अपन ने क्या नोट की, अनबैलेंस इक्वेशन नोट की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ ही होते, मतलब सिर्फ एक ही जगह हाइड्रोजन होता, तो मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता 2 से, और इस तरफ मल्टीप्लाई करा देता 3 से। यहाँ पर LHS साइड में जहाँ हाइड्रोजन होते हैं उसके आगे 3 लिख देता, RHS साइड में जहाँ हाइड्रोजन होते हैं उसके आगे 2 लिख देता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 जगह पर है, तो मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 का यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, तो अब यहाँ पर थोड़ा अपन को आराम से सोचना पड़ेगा। तो अपन देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो यहाँ पर तो H2 है ही है, इस तरफ H को यहाँ पर 2 पुट करके इस तरफ भी कितना बना लेते हैं अपन, हाइड्रोजन 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करने के लिए आगे कितना पुट कर देंगे, 2। कैसे पुट करेंगे, देखो इस तरफ अपन कर देते हैं 2 पुट कर देते हैं, और इस तरफ 2। वापस चेक करते हैं, देखो इस तरफ 2 करने से हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर आगे 2 है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, कितने हो गए टोटल 4। और यहाँ पे 2 2 जा कितने हो गए, 4। तो अपने हो जाएगा काम। तो अब देखो अपन कट कर लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब ऐसा करने के बाद एक तो काम ये हुआ कि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब बाकी के देखते हैं, ऑक्सीजन के और नंबर चेक करके देखते हैं। तो देखो जैसे ही अपन ने यहाँ पर 2 पुट किया था तो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हुई और कितना हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के नंबर चेंज हो गए, 2 हो गए। अच्छी चीज ये है कि अभी भी वो क्या है, बैलेंस है चेंज होने के बाद। अब अपन सोडियम को चेक कर लेते हैं। सोडियम देखो इस तरफ तो 1 ही रहा, लेकिन इस तरफ आगे 2 पुट करने से सोडियम कितना हो गया, 2। तो सोडियम के नंबर चेंज हो गए, तो यहाँ पे सोडियम के नंबर 2 हो गए। तो अब अपन को किसको बैलेंस करना पड़ेगा, देखो ऑक्सीजन तो अभी भी बैलेंस है, हाइड्रोजन अपन ने बैलेंस की थी।
सोडियम बैलेंस नहीं है तो सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरफ है 2 तो इस तरफ कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन यहाँ पर सोडियम के आगे क्या लिख देंगे 2, बाकी रिएक्शन वैसे के वैसे ही वापस नोट कर लेंगे। ऊपर से जो ऊपर थी वो की वही रिएक्शन नोट कर ली। चेंज सिर्फ कहाँ पर आया, ऊपर अपन ने सोडियम के आगे कुछ नहीं लिखा था, यहाँ सोडियम के आगे लिखा। सडनली देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर ये भी 2 हो गया, बैलेंस हो गई। इस तरफ भी 2 इस तरफ भी 2, ये 4 4 2 2, तो क्या हो गया 2Na प्लस 2H2O 2NaOH और H2, ये अपनी बैलेंस इक्वेशन हो गई। कोई तकलीफ नहीं, आराम से शांति से, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस देखें और ये सारी की सारी तीनों आप खुद रफ कॉपी में एक बार करके देखें, आपसे जरूर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी, बोले तो थ्योरी के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दे रखा है और अपन को इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो कहने का मतलब है इसमें इक्वेशन दे ही नहीं रखी, पहले इक्वेशन भी अपन को खुद को लिखनी पड़ेगी। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है पहले इसे अपन वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो एक तो रिएक्टेंट क्या हो गया बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दूसरा कौन सा है सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव मतलब ये दो रिएक्टेंट ही है। अब बन क्या रहा है वो दे रखा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो अपन बेरियम क्लोराइड इस तरफ लिख दिया प्लस सोडियम सल्फेट इस तरफ लिख दिया, एरो लगाया और प्रोडक्ट कौन से थे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, वो इस तरफ लिख दिया, ठीक है। ये अपन ने वर्ड इक्वेशन लिख दी। एक बार जब अपन वर्ड इक्वेशन लिख देंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे इसकी एक केमिकल इक्वेशन नोट करेंगे। क्या करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 कैसे बनाना है, वही तरीका जो अभी मैंने समझाया उसी तरीके से अपन को कैटायन एनायन वाली टेबल यूज करनी है और फॉर्मूला बनाना है। यही वजह है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से कहा था कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड लिख दिया। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला आएगा Na2SO4, क्या आएगा Na2SO4, आप निकाल के देखना। बेरियम सल्फेट का क्या आएगा BaSO4, क्या आएगा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड का क्या आएगा NaCl। बीच में यहां प्लस लगा देते हैं और यहां एरो। ये इक्वेशन तो आ गई, लेकिन ये कैसी है अनबैलेंस इक्वेशन है। पहले चेक करते हैं ये अनबैलेंस है या नहीं है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है, एक है Ba, ये नोट कर दिया, एक है Cl, ये Cl लिख दिया, एक है Na, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। SO करके कुछ नहीं होता, सल्फर अलग होता है ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक है। अब इन सब के नंबर देखते हैं। बेरियम का नंबर इस तरफ है 1, इस तरफ भी कितना है 1। क्लोरीन देखो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो इधर है 2 और इधर कितना है 1, ठीक है। सोडियम के नंबर देखो इस तरफ है 2, इस तरफ कितना है 1। सल्फर का नंबर इस तरफ कितना दे रखा है 1, इस तरफ भी कितना है 1। ऑक्सीजन का नंबर इस तरफ 4 और इस तरफ 4, ठीक है। देखो एक तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है और एक सोडियम बैलेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें बैलेंस है। तो अपन बैलेंस करते हैं, सोडियम को बैलेंस करते हैं। देखो इस तरफ 2 है इस तरफ 1, तो बैलेंस करने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। चाहे तो अपन सोडियम को बैलेंस कर सकते हैं और इसी तरीके से अपन क्लोरीन को भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को कर लेना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पहले क्लोरीन का, इसलिए पहले क्लोरीन कर लेते हैं, पहले आप सोडियम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरफ अपन क्लोरीन को यहाँ पर 1 है, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लोरीन कौन सी साइड में रिएक्टेंट राइट हैंड साइड में अपन को बैलेंस करनी है, बोले तो प्रोडक्ट साइड में अपन को करना है। तो रिएक्टेंट वाली साइड को ऐसे कैसे ही नोट कर ले, प्रोडक्ट वाली साइड में जहां क्लोरीन है उसके आगे अपन क्या लिख देंगे 2 नोट कर देंगे। क्या नोट कर देंगे 2। अब जैसे ही यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये 2 Na से भी मल्टीप्लाई होगा Cl से भी, तो Cl के नंबर भी चेंज होके 2 हो जाएंगे और Na के भी नंबर 2 हो जाएंगे। बाकी सब तो पहले से ही बैलेंस थे, एक ही स्टेप में ये बैलेंस हो गई, एकदम सिंपल सी, ठीक है। तो कभी कभी अपन को ज्यादा करना पड़ता है, कभी कभी बहुत जल्दी बैलेंस भी हो जाती है। नेक्स्ट है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो ये अपने एक रिएक्टेंट तो क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा रिएक्टेंट हो गया और क्या दे रखा है टू प्रोड्यूस, तो ये एरो आ जाएगा अपने। उसके बाद सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH कैसे बनाएंगे, वही कैटायन एनायन को यूज करके, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे अपन, सोडियम क्लोराइड वही तरीका अपने कैटायन एनायन यूज करके बनाएंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा NaCl, और वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2। ये अपने इक्वेशन आ गई। पहले चेक करते हैं कि ये अनबैलेंस है या बैलेंस। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है, Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो हो गया Cl। अब काउंट करते हैं, इस तरफ Na कितना है 1, इस तरफ Na कितना है 1। ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ कितनी है 1, इस तरफ ऑक्सीजन देखते हैं कितनी है 1। हाइड्रोजन 1 इधर और 1 इधर, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इस तरफ भी कितनी है 2। और अपने क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन इस तरफ कितनी है 1 और इस तरफ भी कितनी है 1, तो इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी कितनी है 1। कोई तकलीफ नहीं अपने, ये अपन ने नोट कर लिया। अब अपन कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि सब चीजें बराबर ही आ रही, मतलब ये ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, बैलेंस ही है, बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। तो यही रिएक्शन क्या, यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या सीखा, पहले ये देखा कि एक रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर अपन ने देखा कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से नोट करना चाहिए, किस साइड में रिएक्टेंट लिखने चाहिए, किस साइड में प्रोडक्ट लिखने चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। फिर उसमें से एक पॉइंट था कि इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर बैलेंस इक्वेशन को अपन को, पहले तो बैलेंस इक्वेशन होती क्या है, फिर दूसरा देखा कि बैलेंस इक्वेशन करनी क्यों है, और फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल से ये सीखा कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। अब बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन भी 3 तरीके से आते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन देकर आते हैं, कभी कभी वर्ड इक्वेशन देकर आते हैं, और कभी कभी ऐसे थ्योरी के फॉर्म में दे रखे होते हैं। तीनों ही तरीके के क्वेश्चन अपन ने किए। तो आज के वीडियो में अपन ने केमिकल इक्वेशन के बारे में अच्छे से देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।